11वां दिन हो गया है। खाड़ी देशों में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिडल ईस्ट में जंग जारी है। ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल और अमेरिका रुकने को तैयार। ये शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किए। लेकिन एक तरफ जंग है तो यहां भी, देश में भी संग्राम जारी है। संसद में संग्राम जारी है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो खाड़ी देशों में हो रहा है उस पर भी राजनीतिक घमासान जारी है। और थोड़ा अगर कैमरा के आगे से हट जाओगे रंजीत, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब लगातार बात ही कर रहे हैं, आपस में बातचीत आपकी बंद होगी। ओपन स्टूडियो में यह भी होता है कि सामने ही खड़े हो जाते हैं कई बार लोग, और आप बातचीत जो कर रहे हैं और मैं टीपी तो पढ़ता नहीं हूं, तो जो आप बोलना चाह रहे हैं वही इधर उधर भटक जाता है। खैर, पर हम भटक रहे हैं क्या? मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। संसद में संग्राम, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, लेकिन जो सड़क पर त्राहिमाम मच रहा है, गैस की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं गैस के लिए, होटल रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कोई आपूर्ति की चिंता नहीं है। तो सड़क पर जो दिख रहा है वो अलग, सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल अलग। अब भरोसा करें तो किस पर करें? कालाबाजारी हो रही है, गोरख धंधा भी चल रहा है और लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं, बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरकारी सूत्र हमें लगातार इस बाबत आगाह भी कर रहे हैं और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन जब आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लगा देते हैं, इन सब बातों को रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या चिंता का सबब है। और 60 रुपए दाम तो बढ़ा दिए एलपीजी के, और कमर्शियल गैस के तो 115 रुपए। और ये दिक्कत अब क्या तेल में भी दिखाई देगी? तेल में भी खेल होने वाला है क्या? और आम आदमी की रेलम पेल हो जाएगी क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पर सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं खबरें, मैं उसकी तफसील आपको दूंगा, क्योंकि आज एक कैबिनेट की बैठक भी हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद उसकी ब्रीफिंग हुई। उसमें सवाल सीधा पूछा गया, खाड़ी देशों में जो ये युद्ध जारी है उसकी समीक्षा की गई क्या? कैबिनेट की बैठक में इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। पर यह बताया गया कि प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने कहा है आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए तेल की। तो डिटेलिंग, द डेविल लाइज इन द डिटेल। डिटेल देने में क्या दिक्कत है और वो डिटेल क्यों नहीं दी जा रही? या विपक्ष बात का बतंगड़ बना रहा है? उसे राजनीतिक नफे नुकसान के आकलन करने का, सरकार को घेरने का मौका मिला है, तो वो लोगों में बेवजह का एक डर, एक खौफ भी पैदा कर रहा है क्या? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें तत्काल मिलने चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो 3-4 दिन से शुरू हुआ कि भाई 3-4 दिन में सब खत्म हो जाएगा, 11वें दिन तक पहुंच चुका है और अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, पर युद्ध थामने की कोशिशें कहीं से होती नहीं दिख रही है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 11वां दिन हो गया है युद्ध का। एक तरफ इजराइल अमेरिका, एक तरफ ईरान। युद्ध नहीं ले रहा है थमने का नाम, लेकिन एक संग्राम भारत में भी शुरू हो गया है, राजनीतिक संग्राम, युद्ध को लेकर भी। और कल इसी पर चर्चा को लेकर बवाल कटा था संसद में, लेकिन सरकार कह रही थी अविश्वास प्रस्ताव लाए हो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, तो उस पर चर्चा कीजिए। तो आज उस पर चर्चा तो हुई,
पर चर्चा के साथ साथ युद्ध के असरात और हमारी तैयारियों के लेकर विपक्ष घेराबंदी करता भी दिखाई दिया सरकार की। सवाल ये कि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसके असरात से निपटने के लिए भारत की तैयारी कितनी है। सरकार की तरफ से कई दावे किए गए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई और फिर सूत्रों के हवाले से, अब इस बात पर गौर कीजिएगा, सूत्रों के हवाले से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए, कड़े निर्देश। उसमें सबसे ऊपर क्या, जंग का आम आदमी पर असर ना पड़े, तेल की कीमतें स्थिर हैं, यह जनता को बताएं कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ने वाली। जनता को जानकारी दें कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है और इस क्राइसिस के लिए भारत ने एक सप्लाई चेन तैयार कर ली है। अब यह खबर समझ से परे है कि सूत्रों के हवाले से क्यों बताई जा रही है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई, जो एक परंपरा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव थे, वहां बाकायदा सवाल भी पूछा गया कि युद्ध के असरात से निपटने के लिए क्या समीक्षा की है हमने, क्या तैयारी है। तमाम सवालों के जवाब दिए गए, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अब जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं, हरदीप सिंह पुरी, उनका कुछ देर पहले एक पोस्ट आया। वो कह रहे हैं भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से निरंतर जारी है। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि युद्ध की स्थिति के बावजूद घरेलू उत्पादकों को, उपभोक्ताओं को, माफ कीजिएगा, सीएनजी और पीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अन्य उद्योगों को उनकी आपूर्ति का 70 से 80% मिलता रहे। तो ये पोस्ट क्यों लिखी जा रही है? बाकायदा बयान, सवाल जवाब हो जाए। आपूर्ति पूरी है, कितनी है, कितने दिन का भंडारण है। 6 तारीख को बताया गया था 25 दिनों का भंडारण है, हमारे पास भंडार हैं तेल के। पर 7 तारीख को गैस के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए, एलपीजी के, जो हम अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं। और जो कमर्शियल गैस है, कमर्शियल एलपीजी, उसके दाम 115 रुपए बढ़ा दिए गए। और आज आलम क्या है? सरकार कह रही है घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी पीएनजी 100% आपूर्ति, अन्य उद्योगों को 70 से 80% मिलती रहे। तो देश भर की अब अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं मैं। सड़क पर किस तरह से घमासान मचा हुआ है गैस को लेकर। यह महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लोग गैस सिलेंडर लेकर लाइन में लग गए हैं। ईसीए लागू कर दिया गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का कानून। कालाबाजारी ना हो पाए, 21 दिन के बाद ही, एक सिलेंडर भरवाने के 21 दिन बाद ही दूसरे का नंबर आता था, वो 25 दिन मियाद बढ़ा दी गई है। तो मतलब कहीं तो दिक्कत हो रही है ना, वरना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों लगाई गई? भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है। चंडीगढ़ में सिलेंडर गोदाम के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। दिल्ली में कई कमर्शियल सिलेंडर गोदाम खाली हैं। लखनऊ में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। मतलब दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब में कमर्शियल गैस पर रोक लगा दी गई है, बिक्री ही नहीं हो रही। जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने आधिकारिक बयान दिया है 95% रेस्टोरेंट का संचालन प्रभावित होगा। 95%। कानपुर में 4 से 5 दिन के बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही। मुंबई में 20% होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। जयपुर में मैरिज हॉल प्रभावित हो गए हैं।
ये पूरे देश में हो रहा है, पर हमें यह बताया जा रहा है कि घबराने का कोई कारण नहीं है। बाकायदा डिटेलिंग क्यों नहीं आ रही? और इसी पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि युद्ध तो लंबा अगर खिंचा, आपूर्ति पूरी कैसे होगी? सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार? उसकी सरकार की तैयारी क्या है? अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। उधर एनडीए में अहम घटक शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हैं मिलिंद देवड़ा, युवा चेहरा हैं। वो कह रहे हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार विकल्प तलाश रही है। सुनिए पहले इनकी बात। सरकार पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि सप्लाईज, हम ऑल्टरनेटिव सप्लाईज को ढूंढ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सप्लाईज को टाई अप कर रहे हैं। पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो जो विकल्प तलाशे जा रहे हैं उनकी तफसील देने में, उनकी डिटेल देने में दिक्कत क्या है? कि नए नए सोर्सेज भी हम तलाश रहे हैं। जैसे 3 दिन पहले मैंने कहा, एक पर्ची थमाई गई थी। जब सवाल पूछे जाने लगे कि अमेरिका कौन होता है, उसकी क्या मजाल, ऐसा दुस्साहस, ऐसी हिमाकत अमेरिका कैसे कर रहा है? बता रहा है मोहलत दे दी भारत को, 30 दिन खरीद लो भैया तेल रूस से। तो ये बताया गया और सवाल पूछे भी गए कि कब रुका, हमने तेल खरीदना कब रोका रूस से? अरे भाई 20 लाख बैरल हर दिन हम जो रूस से लेते थे और सस्ते दाम पर रुपए में, वो $6 लाख पर कैसे आ गया आंकड़ा प्रतिदिन का? 1/3 कैसे रह गया? तो आपने उनसे माल लेना बंद कर दिया और अब रूस जो आपको तेल देगा भी, ये 30 दिन की मोहलत डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो भारत को मिल गई, जिसे खारिज नहीं किया है सरकार ने अब तक, ये अब ना सस्ता मिलेगा ना रुपए में मिलेगा। और तेल भी वो खरीद सकते हैं जो ऑयल टैंकर्स पहले से ही समुद्र में मौजूद हैं रूस के। रूस कह रहा है कि हम तो प्रीमियम चार्ज करेंगे। आपने बड़ी दोस्ती यारी गांठ ली ना अमेरिका से। $4 महंगा जो कीमतें हैं बाजार में, और कल तो $115 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमतें चली गई थी। आज लगभग 100 के करीब है, पर 100 तो पहुंच ही गया है। और अगर ये आगे बढ़ता है, $120-130 प्रति बैरल जाता है, तो तेल की कीमतें कहां जाएंगी? और भंडार कितने हैं? 25 दिन का है तो हमें यह बताना चाहिए, पता लगना चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट है कितना। 50% जो तेल है कच्चा तेल, हम कुल मिलाकर 88.6% आयात करते हैं, उसका 50% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और 60% गैस वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। उस पर कब्जा है, वहां हमला कर सकता है किसी भी वक्त ईरान। वो चीन के लिए जाने वाला जो तेल है उसे जाने की इजाजत दे रहा है। तो हमने नए विकल्प जो तलाशे हैं, वो विकल्प कौन से हैं? क्योंकि एलपीजी का आया, तभी गैस पर ही रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइनें लग गई हैं पूरे देश में। चूल्हा जल ही ना पाए, यह संकट मुंह बाए खड़ा है। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई से 26% आयात करते हैं एलपीजी, जो हमारी मांग है, जो हमारी जरूरत है। कतर से 22%, सऊदी अरब से 19%। यह हो जाता है 67%। 67% 3 देशों से ही, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो अभी होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। इसमें प्रायोरिटी कहां कहां इस्तेमाल होती है गैस? यह साधारण सा सिर्फ रसोई या चूल्हा जलाने तक की बात नहीं है। जो हमारे उर्वरक प्लांट्स हैं, फर्टिलाइजर यूनिट्स जो हैं, वो चलती किससे हैं? इसी गैस से।
फिर जो हमारी चाय की फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, या भाई एलपीजी ये सिलेंडर पर तो भर गया, अब मेरे घर में पाइप्ड गैस आती है। पूरी सोसाइटी परसों कहीं लीकेज हो गई थी हल्की सी, तो 2 घंटे के लिए सीधा काट दिया गया था, तो कोई चाय भी नहीं बना सकता था, पानी भी गर्म नहीं कर सकता था। ऐसे ही अगर गैस सप्लाई रुक गई तो एक बार बस एक स्विच ऑफ हुआ और पाइप्ड गैस में तो पूरी की पूरी सोसाइटी, उसका चूल्हा ही नहीं जल पाएगा। और गांव देहात में ये सिलेंडर, और 20-25 दिन से ज्यादा एक सिलेंडर चलता नहीं है एक आम परिवार में। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बता रहे हैं, मैं यहां पर कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहता, पर जो जानकारी ग्राउंड से आ रही है और सरकार जो दावा कर रही है, उसमें मेल का संकट जरूर दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में अब ये महंगाई डायन अपना मुंह बाय खड़ी हो जाएगी क्या, ये आशंका जाहिर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सुनिए। ये मोदी जी के द्वारा प्रायोजित संकट है। मोदी ने देश को संकट में डाला है महंगाई के। जानबूझ के आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़े, तो वहां रूस और चीन का जहाज आ रहा है, भारत का जहाज नहीं आ रहा है। और मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, हर डॉलर कीमत बढ़ जाए कच्चे तेल की तो 55 पैसे का फर्क आता है, 55 पैसे महंगा हो जाएगा पेट्रोल। तो ये तो $30 हो गया है, तो मोटा मोटा 16.5 रुपए। अब इसी तरह अगर $10 प्रति बैरल बढ़ते हैं तो हमारी सकल घरेलू उत्पाद, हमारी विकास दर पर क्या असर पड़ता है? 0.2% नीचे घुस जाती है। 50% अगर $50 प्रति बैरल यानी कि $120 तक पहुंच गया तो हमारी विकास दर 1% घट जाएगी, 1%। और वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब घल्लू घारा, एक कैश-22 सिचुएशन, इधर पकड़ो तो उधर नुकसान, उधर पकड़ो तो इधर नुकसान। तो इसमें पूरी स्पष्ट साफ तस्वीर क्या सामने नहीं लानी चाहिए? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संसद में संग्राम, सड़क पर गैस के लिए घमासान और तेल का खेला, आम आदमी के लिए नया झमेला। आने वाले दिनों में जेब पर मार पड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।